हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन को चौतरफा घेरने का बड़ा प्लान बना लिया है भारत ने। लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 होवित्जर तैनात करेगी अपनी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है चीन को घेरने को लेकर। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहाँ चीन के मुद्दे पर सरकार ने दिया है संसद में बयान, बताएंगे क्या कहा है दोस्तों एलएसी को लेकर। और साथ ही राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर डायरेक्ट निशाना, कहा अगर कोशिश की होती तो आज करतारपुर साहिब भारत में होता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सी बातें कही है राजनाथ सिंह ने और कांग्रेसी राहुल गांधी पर किया है कटाक्ष। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहा है राजनाथ सिंह ने। साथ ही बताएंगे जहाँ चीन के साथ खड़ा हुआ रूस तो भारत के समर्थन में खुलकर सामने आया। अमेरिका अब होने वाला है बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है यूक्रेन के साथ तनाव को लेकर अभी की लेटेस्ट जानकारी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहाँ गलवान संघर्ष के सैनिक को चीन ने बनाया मशालची तो भारत के साथ खड़े हुए टॉप अमेरिकी सांसद कह दिया भारत को लेकर बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ बुंदेलखंड में किस पार्टी की चल रही है हवा। साथ ही दोस्तों पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें, सारे ओपिनियन पोल निकल कर जितने भी सामने आए दोस्तों सब हम आपको भी बताने वाले हैं। और उसी बीच अमित शाह जी ने समाजवादी पार्टी पर किया है जमकर कटाक्ष दोस्तों। और अखिलेश जयंत समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों बताएंगे किस बात को लेकर दोस्तों ये खबर आ रही है। और बच्चों के स्कूलों को लेकर दोस्तों स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मौसम विभाग से भी जुड़ी सारी खबरें आ रही है दोस्तों, आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन को चौतरफा घेरने का बड़ा प्लान। लद्दाख के बाद अब एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 होवित्जर तैनात करेगी अपनी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र होवित्जर को सफलता पूर्वक तैनात और परीक्षण करने के बाद भारतीय सेना अब चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा बोले तो एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों में भी K9 वज्र होवित्जर तैनात करने की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने पिछले साल मार्च अप्रैल की समय सीमा में पूर्वी लद्दाख सेक्टर के साथ लद्दाख में मेड इन इंडिया तोपों को तैनात किया था। माना यह जाता है कि भारतीय सेना के इस कदम को उन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी पाया गया जहां वे तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और अग्रिम क्षेत्रों में जल्दी पहुंच सकते हैं। जी हां दोस्तों, सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि तोपों का परीक्षण बहुत सफल रहा है। अब योजना है कि ऐसी ही 200 और होवित्जर का ऑर्डर दिया जाए और उन्हें उत्तराखंड सहित मध्य सेक्टर में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वी सेक्टर में उन क्षेत्रों में तैनात किया जाए जहां बख्तर बंद वाहनों को तेजी से लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हमारी भारतीय सेनाओं की जरूरतों को पूरा करती हैं ये होवित्जर तोपें। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि होवित्जर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और ये तोपें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेनाओं की सारी जरूरतों को पूरा करती है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने एएनआई को ये जानकारी दी थी दोस्तों कि रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में भी तैनाती के लिए हासिल की गई तोपों को चीन के साथ संघर्ष को देखते हुए कुछ संशोधनों के साथ अन्य जगहों पर भी तैनात किया गया था। इसके लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां चीन के मुद्दे पर भारत सरकार ने दिया संसद में बयान, कहा एलएसी के नियमों का दोनों देशों को करना होगा सम्मान। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बयान दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि दोनों पक्षों को कड़ाई से एलएसी का सम्मान और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। दरअसल सरकार की ओर से यह बयान लद्दाख में पेंगोंग झील के पार बनाए गए चीनी पुल को लेकर दिया गया है। दोस्तों सरकार ने कहा है कि चीन की ओर से किए जा रहे पुल निर्माण पर भारत का ध्यान है। हम अन्य देशों से अपेक्षा करते हैं कि भारत की संप्रभुता का सम्मान करे। ऐसे में दोस्तों संसद में दिए गए सरकार के इस बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो एलएसी के नियमों का सम्मान होना ही चाहिए। कमेंट में जरूर कह
दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें जहां पर सबसे बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर डायरेक्ट यानी सीधा निशाना। कहा अगर कोशिश की होती तो आज करतारपुर साहिब भारत में होता। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पठानकोट जिले के सुजानपुर में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह ने यहां पार्टी के प्रचार करते हुए कांग्रेसी पार्टी पर जमकर हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कुछ ताकतें हमारे और सिख समुदाय के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, बता दें राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर थोड़ा भी प्रयास किया जाता तो करतारपुर साहिब आज भारत में होता। राजनाथ सिंह ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वो चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट में यह सामने आया है कि गलवान घाटी में 40 से 50 चीनी सैनिक मारे गए। मैं कहना चाहता हूं कि लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, सुजानपुर में राजनाथ सिंह ने कहा कई ताकतें सिख समाज और हमारे बीच खाई पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। रक्षा मंत्री जी ने कहा जैसे गुरु नानक देव ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर लोगों का कल्याण किया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके बताए रास्तों पर ही चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत बड़ा कटाक्ष दोस्तों कांग्रेसी पार्टी और कांग्रेसी राहुल गांधी पर किया है। बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की समझ नहीं है। नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में चीन पाकिस्तान ने कब्जाई थी जमीन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा क्या राहुल गांधी को पिछला इतिहास नहीं पता था? पाकिस्तान ने शख्स गाम घाटी को चीन को सौंप दिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, काराकोरम हाईवे का निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी से नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी पीएम थी और आपने यानी राहुल गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान चीन भाजपा की गलत विदेश नीतियों के कारण ही करीब आ गया। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुआ था, ना कि बीजेपी की। इतनी अकल और इतनी समझ तो राहुल गांधी को होनी ही चाहिए। यानी कि दोस्तों राजनाथ सिंह ने जता दिया है कि राहुल गांधी घर से होमवर्क करके नहीं आते। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? और राहुल गांधी का दूसरा नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किस बात से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बयान जारी करके करने लगा ताकत और कमजोरी की बात। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को कहा है कि भारत के साथ 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते को किसी की ताकत या दूसरे की कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी के उस दावे को पूरी तरह से भ्रामक बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम अभी तक बरकरार है, क्योंकि भारत ने ताकत की स्थिति में रहते हुए इस बात पर बातचीत की थी। इसी बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जनरल नरवणे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा है कि ये सच नहीं है और ये किसी भी पक्ष की ताकत को नहीं दर्शाता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख ने एलओसी पर युद्ध विराम के टिके होने को लेकर यह दावा करना कि यह ताकत की स्थिति से बरकरार है, ऐसा पूरी तरह से भ्रामक है। एलओसी के दोनों हिस्सों पर रहने वाले कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की चिंताओं की वजह से ही इस पर सहमति बनी थी। किसी भी पक्ष को इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी मिर्ची दोस्तों पाकिस्तान को लगी है नरवणे जी के बात को लेकर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चोर को अगर चोर कह दे तो उसके रग में दर्द होता है दोस्तों, और वही स्थिति आज पाकिस्तान की है, तो जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां चीन के साथ खड़ा हुआ रूस तो भारत के समर्थन में खुलकर सामने आया अमेरिका। बता दे जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया, तब पश्चिम के देश भारत की ओर देख रहे थे कि उसका रुख आखिर क्या होगा। पश्चिम को उम्मीद थी कि जिस तरह से चीन सरहद पर भारत के खिलाफ आक्रामक है, वैसे में भारत भी बहिष्कार करेगा, लेकिन भारत ने पिछले
पिछले साल RIC बोले तो रूस, इंडिया, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विंटर ओलंपिक को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। और अब जब चीन ने विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में जख्मी चीनी सैनिकों को मशाल वाहक बनाया तो भारत को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसने भी राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। अब अमेरिका ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। भारत ने जब विंटर ओलंपिक का समर्थन किया था तो कहा गया था कि ऐसा रूस के दबाव में किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम में अतिथि बनकर पहुंचे हैं, जबकि भारत अमेरिका के साथ बहिष्कार करने वाले देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका खुलकर आया भारत के समर्थन में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने गुरुवार को कहा है कि वो चीनी अतिक्रमण के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कई अमेरिकी सांसदों की तरह ही शीतकालीन ओलंपिक में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शामिल चीनी कमांडर को टॉर्च बियरर बनाए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। दोस्तों, आपको बता दें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत चीन सीमा की स्थिति की बात पर हम प्रत्यक्ष बातचीत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना जारी रखेंगे। हमने पहले भी चीन द्वारा अपने पड़ोसियों को डराने के प्रयासों के पैटर्न पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से अपने दोस्तों के साथ खड़े होते आए हैं। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने भागीदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत ने जो डिसीजन लिया है, बॉयकॉट किया है, हम उसका खुलकर समर्थन करते हैं। यानी कि दोस्तों एक बार फिर अमेरिका ने दिखा दिया है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती में कोई कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू अमेरिका, थैंक यू USA कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन से तनाव के बीच बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, जहां पर साथ आए चीनी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन, जिसके बाद निशाने पर नाटो अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में मुलाकात करके एकजुटता का प्रदर्शन किया है दोस्तों, जिसके बाद पुतिन विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे, जहां यूक्रेन से जारी तनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजिंग की यात्रा के दौरान पुतिन ने चीन के साथ नजदीकी संबंधों की जमकर तारीफ की है। चीन और रूस ऐसे समय पर करीब आ रहे हैं जब दोनों का ही अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने इसी बीच बड़ी चेतावनी दी है। कहा अगर यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को भोगना होगा अंजाम और चीन भी नहीं बचा सकेगा रूस को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रूसी राष्ट्रपति अभी चीन गए हुए हैं और चीन की मदद अवश्य लेंगे। ऐसे में दोस्तों साफ कह दिया अमेरिका ने कि चाइना भी रूस को नहीं बचा सकेगा अगर हमने हमला किया तो। यानी कि दोस्तों रूस को अंजाम भुगतने की बड़ी चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इसी से जुड़ी खबर है, संकट दूर करने के लिए एक्शन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रूस और यूक्रेन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये है उनका प्लान। बता दें यूक्रेन संकट दूर करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मध्यस्थता की कोशिशें तेज कर दी हैं। मैक्रों 7 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करने वाले हैं। उसके अगले ही दिन यानी 8 फरवरी को यूक्रेन के नेता से बात करेंगे। पश्चिमी देशों के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रूस और यूक्रेन के संभावित टकराव को टाला जा सके। मैक्रों के दफ्तर की ओर से बताया गया है कि फ्रेंच राष्ट्रपति अगले दिन कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात करेंगे। पुतिन से मुलाकात के बाद होने वाली ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इमरान का बीजिंग दौरा, पाकिस्तान की टकटकी लगी है कि आखिर प्रधानमंत्री इमरान खान चीन से क्या लेकर वापस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर यानी शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए चीन गए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि वहां ओलंपिक से अलग चीनी नेताओं से होने वाली अपनी बातचीत में वे कितने आर्थिक सहायता बटोर पाते हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षकों की इस पर भी नजर है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान में चल रहे कार्यों को लेकर चीन के साथ हाल में उभरे मतभेदों को दूर करने में उनकी कितनी कामयाबी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान के दावों की BLA ने खोली पोल, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खोली पोल। हमले में एक नहीं बल्कि मारे गए हैं 170 पाकिस्तानी सैनिक। जी
हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काल बन चुकी है। दोस्तों, बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में पांजगुर और नूशकी इलाके में फ्रंटियर कोर और सेना के एक ठिकाने पर भीषण हमला किया है। दोस्तों, इस हमले को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि इस हमले में 170 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूचों के हमले को विफल कर दिया गया है और 4 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने केवल एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की है। दोस्तों, ऐसे में बीएलए ने ये बहुत बड़ा हमला किया है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से 170 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं, बहुत बड़ी मात्रा होती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और बलूचिस्तान का जो मांग है दोस्तों, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है उनका कहना सही है, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर की नापाक हरकत, सिख विरासत मिटाने में जुटी सरकार। महान सिख योद्धा हरि सिंह नलवा की मूर्ति हटा दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा सिद्ध की अखबार चौक से महान सिख जनरल हरि सिंह नलवा की एक मूर्ति को हटा दिया गया है। 8 फीट लंबी धातु की संरचना का निर्माण सितंबर में किया गया था। मूर्ति को शहर के सौंदर्यीकरण योजना के तहत स्थापित किया गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मूर्ति के साथ साथ इसके पुख्ता बेस की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत की नियुक्ति के रास्ते में बाधाएं डाल रही है। भारत ने इस आरोप को नकारते हुए इसे बेतुका बताया है। दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में मनोनीत किए गए मसूद खान इससे पहले पाकिस्तानी कश्मीर के राष्ट्रपति थे। वो अगस्त तक राष्ट्रपति पद पर थे और नवंबर में उन्हें वॉशिंगटन में राजदूत पद के लिए मनोनीत कर दिया गया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अभी तक उनकी नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया है। अनुमन जब कोई देश किसी दूसरे देश में अपने राजदूत की नियुक्ति करता है तो दूसरे देश को इससे संबंधित दस्तावेज भेजे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर तालिबान की चीन से दोस्ती पर बरसा। इस्लामिक स्टेट ड्रैगन को बताया मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के सहयोगी ISIS खोरासान ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर तालिबान की खिंचाई की है। दोस्तों, इसके लिए शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ हुई ज्यादती का हवाला दिया है। वॉइस ऑफ खुरासान नाम की प्रोपेगेंडा मैगजीन में ISIS ने तालिबान के सदस्यों की ISI प्रमुख के साथ प्रार्थना करते हुए फोटो भी शेयर की है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, क्या है फाइनल ओपिनियन पोल, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यूपी के ओपिनियन पोल की शुरुआत पश्चिमी यूपी से करते हैं। पश्चिमी यूपी में ही सबसे पहले मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है, यानी एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। यानी दोनों चरणों के मतदान में पश्चिमी यूपी के सभी सीटों पर मतदान हो जाएंगे। पश्चिमी यूपी के सभी उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल हो चुका है। आपको पता है दोस्तों, पश्चिमी यूपी में 71 सीट है और 14 जिले हैं। ऐसे में दोस्तों, ओपिनियन पोल की बात करें, जो ताजा और फाइनल ओपिनियन पोल जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के द्वारा 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कराया गया है। दोस्तों, उस ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीजेपी प्लस को 36% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 1% ज्यादा यानी 37% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीएसपी को 14% वोट शेयर मिल रहा है। कांग्रेस को 6% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि अन्य के हिस्से में 7% वोट शेयर मिल रहा है। दोस्तों, लेकिन आपको ओवरऑल बात करें पूरे उत्तर प्रदेश का दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं सपा पार्टी भी बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, हकीकत कुछ और होगा। हकीकत वही है जो हमारी जनता कहेगी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। लेकिन ओवरऑल बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है दोस्तों, और अच्छे खासे वोट शेयर से जीतती नजर आ रही है। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ गोरखपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान
अभियान को धार देने के साथ कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के अभियान में लगे गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंचे हैं दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य दिग्गजों ने उनका स्वागत किया था। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जोश भरा। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि विपक्ष कितनी भी कोशिशें कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट जरूर लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून का शासन स्थापित किया है। अब माफिया जेल में है, बड़े अपराधी जमानत तोड़वाकर जेल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सुशासन दिया है। जी हाँ दोस्तों, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल में बैठे हुए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां अखिलेश जयंत समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में एफआईआर दर्ज हुआ है दोस्तों। आचार संहिता उल्लंघन का लगा है आरोप। बता दें, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला 3 फरवरी का है। दादरी में एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और गठबंधन के नेता आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर कोरोना दिशा निर्देशों और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप है। इसी मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि नियमों तोड़ने के मामले में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, दादरी से सपा के उम्मीदवार राजकुमार भाटी, गौतम बुद्ध नगर सपा प्रमुख इंद्र प्रधान के साथ ही 300 से 400 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। ऐसे में इन लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है दोस्तों और कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का भी इन पर आरोप। अगर आप भी मानते हैं, जो सरकार में अभी तक नहीं आए हैं दोस्तों और सरकार में आने की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, नियमों का पालन तक नहीं कर पा रहे हैं, वो आखिर क्या सरकार चलाएंगे? अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे में ये घर ही बैठे रहे तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा और किस किस सरकार बन रही है आपके नजर में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर ओवैसी ने कहा नहीं लेंगे सरकार की सुरक्षा, दिल्ली में चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार। अमित शाह को लिखेंगे ये चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। आज तक से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा, मेरी जान की कीमत पीलू खान, अकबर और अखलाक से बढ़कर नहीं है। आप यानी सरकार जब सबको सुरक्षा देंगे तो सांसद को सुरक्षा मिलेगी ही। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। ओवैसी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर वो दिल्ली में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे, साथ ही वो एक लॉक हथियार रखकर सावधानी भी बरतेंगे, उसकी भी परमिशन सरकार से मांगेंगे, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये पूरा तरीके से पॉलिटिक्स ही है दोस्तों? क्या ये राजनीति है? और हमले को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या ये रची हुई साजिश है दोस्तों या फिर सच में ये हमला हुआ है? आपकी जो भी राय सुझाव होगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि है दोस्तों हमारे लिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर सीएम योगी जी ने गोरखपुर से दाखिल कर दिया अपना नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह जी भी रहे वहां पर मौजूद। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह जी भी मौजूद रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। सीएम योगी कल अपने गढ़ गोरखपुर सदर से नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखधाम मंदिर में पूजा भी की। नामांकन दाखिल करने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा की। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों आप लोग उनके चुनाव लड़ने को लेकर। अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अगर मौका मिल गया तो आपको मिलने वाली हर मदद बंद करवा देंगे ये नकली समाजवादी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 5 साल पहले तक ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब दलित पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगा कर रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर इन्हें मौका मिल गया तो किसानों के परिवारों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये नकली समाजवादी बंद करवा देंगे। क्या आप भी दोस्तों समर्थन करते हैं मोदी जी की इन बातों का? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर योगी जी और मोदी जी को
बड़ी धमकी दी गई है दोस्तों कांग्रेसी प्रत्याशी अजय राय की बदजुबानी। कहा 7 मार्च के बाद योगी मोदी को गाड़ देंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी प्रत्याशी हैं अजय राय। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने ये बदजुबानी और विवादास्पद टिप्पणी किया है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी जी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला हो गया है। 14 फरवरी से लगेगी नर्सरी की क्लासेस और 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अब स्कूलों पर लगे ताले हटाने का फैसला कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि राज्य में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को सोमवार 14 फरवरी से खोल दिया जाएगा। आपको बता दो उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉलेज की ऑनलाइन क्लास अब नहीं चलेगी और केवल ऑफलाइन क्लास आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू का समय 10 से बढ़ाकर 11 बजे कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खोलने के भी निर्देश दिए गए। ऐसे में कितने भाई बहन जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।